देखिए विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षा में लोकतंत्र के दोष पढ़ रहे थे और हमने लोकतंत्र का जो चौथा दोष पढ़ा था कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। हम अगला दोष देखते हैं। अगला दोष है राजनीतिक दलों का कुप्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगला दोष है इसका राजनीतिक दलों का कुप्रभाव पड़ता है। तो देखिए लोकतंत्र के पहिए राजनीतिक दलों को माना जाता है और लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए ये राजनीतिक दल अनिवार्य होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं दलीय अनुशासन के आधार पर कार्य करते हैं और ये अपने दल के प्रति ज्यादा समर्पित होते हैं और दलीय अनुशासन से ये अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो राजनीतिक दलों का कुप्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं ये अपने निजी स्वार्थों के कारण जन समूह को जो है अपने संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट देते हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दलगत राजनीति के कारण व्यक्ति जो है दल के प्रति ज्यादा जो है उसमें प्रतिबद्धता दिखाई देती है और इस प्रकार संकीर्ण और क्षुद्र जो है हितों के कारण ये राष्ट्रीय हितों को क्या कर देते हैं, बिल्कुल अनदेखी कर देते। तो इसलिए दलों का कुप्रभाव इस शासन व्यवस्था में हमें देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। अगला है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। तो देखिए लोकतंत्र में अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। तो देखिए अनुत्तरदायी शासन प्रणाली तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है क्योंकि इसमें कोई भी जो है पक्ष या हम कह सकते हैं कोई भी इसमें जो भी संस्था है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से क्या करती है, घबराती है। तो हम देखते हैं कि इसमें अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है कि कोई भी जो है संस्था या कोई भी व्यक्ति है वो अपने पर जिम्मेदारी नहीं लेता और उत्तरदायी संस्था हमें नहीं दिखाई देती। तो इसलिए हम देखते हैं कि लोकतंत्र में अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था है ये और इसमें भी कोई भी जो है लोकतंत्र में मिलने वाली असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। तो जो लोकतंत्र में असफलता मिलती, विफलताएं मिलती, उसकी जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता। तो इसलिए हम देखते हैं कि अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था हमें इस शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। अब इसके अगले दोष हम देखते हैं। अगले दोष क्या है इसके? देखिए अगला दोष है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय होता है। तो देखिए सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय
होता है, अपव्यय होता है। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें नीति निर्माण में और उनके क्रियान्वयन में कितना समय लगता है। और इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो चुनाव होते हैं समय समय पर, जैसे केंद्रीय सरकार के चुनाव, राज्य सरकारों के चुनाव, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव, तो इसमें इतने इलेक्शंस हो जाते हैं कि उनका खर्चा जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। और वो खर्चा जनता पर टैक्स के रूप में हम देखते हैं किस प्रकार से वो जनता पर ही आता है अंत पंत, और जनता को वहन करना होता है। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि इन चुनावों में जो भारी खर्चा होता है, वो भारी खर्चा वो धन का नाश होता है। तो देखिए इस शासन व्यवस्था में इलेक्शंस में हम देखते हैं कि कितना समय लगता है। स्थानीय स्तर के चुनाव, राज्य स्तर के चुनाव, केंद्रीय स्तर के चुनाव, तो इस प्रकार से इन चुनावों में धन और समय दोनों का अपव्यय हमें देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में किस प्रकार से जो है कानून के निर्माण में भी अत्यधिक धन व्यय होता है। और हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका में किस प्रकार से कानूनों का निर्माण जो होता है उसमें किस प्रकार लंबी चौड़ी बहस होती है। और इसमें हम व्यवस्थापिका में देखते हैं कि जब व्यवस्थापिका में कानून बनते हैं तो उन कानूनों के निर्माण के दौरान होने वाली लंबी लंबी बहस कितनी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में जो है धन और समय दोनों का अपव्यय हमें देखने को मिलता है। अगला है भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शासन प्रणाली है। तो देखिए भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शासन व्यवस्था है, बढ़ाने वाली शासन व्यवस्था है। तो देखिए लोकतंत्र में हम देखते हैं किस प्रकार से जो है इस शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल चुनावों में जो है ऐसे धनिक व्यक्तियों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं जो किस प्रकार जो है अपनी जीत के लिए अत्यधिक धन का व्यय कर सके। तो देखिए इस शासन व्यवस्था में जिन लोगों के पास में पैसा होता है, चाहे से वो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति वाले हों, चाहे से उनका किसी भी प्रकार से कोई भी उनकी जो है व्यक्तित्व हो, किसी भी तरह का आपराधिक छवि वाले व्यक्ति होते हैं, वो भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं कि वो जैसे बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि कोई चारित्रिक विशेषताएं या ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को नहीं मिलता उम्मीदवारों में। हम देखते हैं कि चुनाव में जो होने वाला खर्चा है उस खर्चे को वहन करने की शक्ति किसमें है। तो इस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो जो है चुनाव में ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं जिनका कोई चरित्र नहीं होता। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल जो होते हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं इस शासन व्यवस्था में चुनाव में बहुत ही बड़ा धन और बल प्रयोग किया जाता है। और उसमें जो है किस प्रकार राजनीतिक दल आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में पैसा होता है और क्योंकि चुनाव में खर्चा उन्हीं लोगों से लिया जाता है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चुनाव की व्यवस्था करने के लिए राजनीतिक दल किस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से चुनावी चंदा ये प्राप्त करते हैं और किस प्रकार जो है राजनीति में धन एवं अपराध का कुप्रभाव बढ़ता है।
तो देखिए इस प्रकार ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से राजनीतिक दल चुनावों के लिए चंदा लेते हैं और किस प्रकार चुनाव में होने वाला जो खर्चा होता है वो इन लोगों से लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता है और इस प्रकार से राजनीति में हम देखते हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला होने लगता है। अगला जो दोष है वो है कला साहित्य व संस्कृति का पतन होता है। तो देखिए कला साहित्य व संस्कृति का पतन होता है। कला साहित्य व संस्कृति का पतन होता है। तो देखिए शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि कला साहित्य और संस्कृति का हमें पतन दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां पर कुलीन तंत्र में, राजतंत्र में कला साहित्य और संस्कृति को राजस्व प्राप्त होता है, राज दरबार में कला प्रेमी और किस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर कला साहित्य और संस्कृति को आश्रय दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में हम देखते हैं कि इसका हमें बिल्कुल पतन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से जो है साहित्य कलाकार को राजस्व प्राप्त नहीं होता और कला साहित्य में हम देखते हैं कि धन कमाने का साधन बन जाता है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन समय में राज्य इन्हें आश्रय प्रदान करता है और राज्य के आश्रय में ये क्या करते हैं, कला साहित्य पनपते हैं, फलते फूलते हैं। लेकिन लोकतंत्र में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगला इसका दोष है कि बहुमत की तानाशाही हो सकती है। तो देखिए बहुमत की तानाशाही होती है, बहुमत की तानाशाही होती है, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत का शासन होता है। इसमें 49% अल्पसंख्यकों पर 49% अल्पसंख्यकों पर 51% 49% अल्पसंख्यकों पर 51% सॉरी गलत हो गया, इसमें 51% इसमें 51% बहुमत वाले, इसमें 51% बहुमत वाले व्यक्ति 51% बहुमत वाले व्यक्ति 49% व्यक्तियों पर शासन करने का अधिकार रखते हैं। तो देखिए इसमें 51% जो बहुमत है वो 49% अल्पसंख्यकों पर शासन करता है। तो इसमें बहुमत की तानाशाही देखने को मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत का शासन है और इसमें मेजॉरिटी पर आधारित जो है सभी निर्णय लिए जाते हैं
और चुनाव में हम देखते हैं कि इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने निश्चित कोटा प्राप्त कर लिया, बहुमत प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति चुनाव में विजयी होता है। तो इस प्रकार इसमें जो है बहुमत की तानाशाही हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था में मेजोरिटी की तानाशाही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला दोष है स्वयं मतदाता। अगला है मतदाताओं की उदासीनता। अगला है मतदाताओं की उदासीनता। मतदाताओं की उदासीनता। देखिए शासन व्यवस्था में मतदाताओं की उदासीनता हमें देखने को मिलती है। किस प्रकार से मतदाता जो होते हैं चुनावों में हम देखते हैं कि कितना % वोट होता है, उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मतदाता कितना सक्रिय है। तो इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में हम मतदाताओं की उदासीनता स्पष्ट रूप से देखते हैं कि मतदाता शासन व्यवस्था में जो है वोटिंग % कितना होता है, उसके आधार पर ही हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि मतदाता इस शासन व्यवस्था में कितना सक्रिय रहते हैं। तो देखिए शासन व्यवस्था में मतदाताओं की उदासीनता स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है, क्योंकि 50% वोटिंग भी जो है पूरी नहीं हो पाती, और उसमें हम देखते हैं कि मतदाता कितना % वोटिंग करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें मतदाताओं की उदासीनता हमें देखने को मिलती है। अगला है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। तो देखिए संकट काल की दृष्टि से, संकट काल की दृष्टि से, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। तो देखिए हम देखते हैं कि युद्ध की स्थिति में या संकट की स्थिति में या किस प्रकार से आपात की स्थिति में, और हम देखते हैं कि इस प्रकार के संकटों में ये शासन व्यवस्था हमें कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि संकट के समय में हम देखते हैं कि तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस शासन में जो हम देखते हैं कि शासन का स्वरूप विकेंद्रीकृत होता है, और विकेंद्रीकृत होने के कारण शासन में शक्तियां जो होती है ऊपर से नीचे तक बटी हुई होती हैं। तो इस प्रकार इसमें संकट के समय में, युद्ध और आपात की स्थिति में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता इस शासन व्यवस्था में नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये शासन व्यवस्था संकट के लिए, आपात की स्थिति में ये शासन व्यवस्था अनुपयुक्त है। तो इसलिए इस शासन व्यवस्था को संकट काल के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। अगला इसका दोष है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। तो देखिए लोकतंत्र जो है विश्व शांति का समर्थक नहीं है। लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। विश्व शांति का समर्थक नहीं है। तो देखिए हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्व शांति की बात की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है साम्यवादी मानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पूंजीवाद पर आधारित है, और ये पूंजीपतियों के हित की बात इसमें की जाती है। साम्यवादी ऐसा सोचते हैं। तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र में पूंजीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। तो इस कारण से ये कहा जाता है ये शासन व्यवस्था जो है विश्व शांति का समर्थक नहीं है, जो कि हमने इसके गुण में माना था कि विश्व शांति का समर्थक है, क्योंकि पूंजीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ये शासन व्यवस्था जो है विश्व शांति का समर्थक नहीं है। अगला इसका दोष है तो देखिए इस प्रकार से हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विभिन्न दोषों के आधार पर हम ये देखते हैं
कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के हमने गुण और दोष दोनों का हमने आलोचनात्मक हमने अभी किस प्रकार से जो है इसके गुण और दोषों का हमने आलोचनात्मक विश्लेषण किया और इसके गुण दोषों की समीक्षा करने के बाद में हम ये देखते हैं कि इसके दोष हमने अभी पढ़े, तो हम देखते हैं कि इसके इन उपयुक्त दोषों के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं वर्तमान में इस शासन व्यवस्था का कोई भी विकल्प नहीं है और आज सभी आधुनिक समय में जो भी राष्ट्रीय राज्य हैं वो सभी अपने आप को लोकतांत्रिक जो है देश कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि आज इस शासन व्यवस्था का कोई भी उपयुक्त विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। तो इसलिए आज वर्तमान में सबसे जो प्रचलित शासन व्यवस्था है यही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जो कि उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। तो देखिए इसके दोषों के बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं या अवरोध क्या हैं। तो देखिए इसके दोषों के बारे में हम देखते हैं लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं, रुकावटें या अवरोध क्या क्या हैं, क्योंकि ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है निबंधात्मक प्रश्न में कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं, रुकावटें क्या है। तो देखिए लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं, अवरोध या रुकावटें। तो देखिए लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएं या अवरोध। तो देखिए लोकतंत्र के मार्ग में क्या क्या रुकावटें, क्या क्या बाधाएं आती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली क्या क्या समस्याएं हैं जो कि लोकतंत्र को सफलतापूर्वक संचालित नहीं होने देती। तो देखिए पहली जो बाधा है वो है निरक्षरता। तो देखिए निरक्षरता जो है इसके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो देखिए निरक्षरता इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है निरक्षरता, क्योंकि लोकतंत्र शिक्षा पर आधारित शासन व्यवस्था है और इसमें हम देखते हैं कि जब नागरिक मतदान करते हैं तो उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्मीदवारों को उन्हें समझने की, उन्हें जांचने की, आंकने की शक्ति शिक्षा के द्वारा ही मिलती है और शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही अपने मतदान का जो है उचित प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और निरक्षरता जो है इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें जो निरक्षरता है वो इसकी सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्पन्न होती है। अगली इसकी बाधा है जातिवाद। तो देखिए जातिवाद जो है वो भी लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जातिवाद के द्वारा व्यक्ति जो है चुनाव में जातीय समीकरण के आधार पर ही, आपको पता है इलेक्शंस होते हैं कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण को वोट देता है, धोबी को वोट देता है, राजपूत को देता है, नाई को देता है, जाट को देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चुनाव में
जाति समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है। और इलेक्शंस में हम देखते हैं कि जो वोटिंग होती है वो जातिगत आधारों पर होती है, हम सभी जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी बाधा है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हितों को अनदेखी करके जातिगत हित, जातिगत संकीर्ण क्षुद्र हितों पर क्या करता है, मतदान करता है। तो ये सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद। इसमें व्यक्ति जाति के आधार पर बढ़ जाता है और जातिगत स्वार्थों को ही बहुत ही प्रधानता देता है और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करता है। तो देखिए अगली समस्या हम देखते हैं, अगली बाधा है अस्पृश्यता। तो देखिए अस्पृश्यता विश्व के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही बड़ा पाप है। हम देखते हैं कि छुआछूत जो है किस प्रकार हम देखते हैं कि ये भी मानव की आधारभूत गरिमा पर आघात करता है और स्वतंत्रता और समानता की बात हम जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देखते हैं, तो ये उसका बिल्कुल क्या करता है, उसका बिल्कुल उसे धराशायी कर देता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समानता स्वतंत्रता पर आधारित होती है। लेकिन हम देखते हैं कि अस्पृश्यता के कारण जो है हम किस प्रकार स्वतंत्रता समानता को बिल्कुल एक कोने में रख देते हैं और हम छुआछूत का जो है किस प्रकार से ये हम देखते हैं कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अगली बाधा है भाषावाद। तो ये भाषावाद भी बहुत बड़ी बाधा है लोकतंत्र के मार्ग में। भाषा के आधार पर व्यक्ति चुनाव करता है और चुनावों में भाषागत आधारों पर हम देखते हैं कि व्यक्ति वोटिंग करता है। तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है भाषावाद। अगली समस्या है निर्धनता। तो देखिए निर्धनता इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हम देखते हैं कि निर्धनता के कारण किस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र का एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है चुनाव के समय में। क्योंकि चुनाव में जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से धन और शराब बांटी जाती है, तो इलेक्शंस में हम देखते हैं किस प्रकार से लोकतंत्र का एक तरह से मखौल उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। कि चुनाव में हम देख किस प्रकार से पैसा बढ़ता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बिहार यूपी का उदाहरण लें, किस प्रकार वहां पर हम देखते हैं इलेक्शंस में शराब और पैसा लुटाया जाता है और उसके आधार पर वोट खरीदा जाता है। तो ये भी जो है इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अगली बाधा है सांप्रदायिकता। तो देखिए सांप्रदायिकता भी इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि व्यक्ति संप्रदाय के आधार पर बट जाता है और संप्रदाय विशेष के आधार पर ही इलेक्शंस में वोट करता है। तो देखिए सांप्रदायिकता में भी व्यक्ति संप्रदाय के हित को प्रधानता देता है और राष्ट्र हित की उपेक्षा करता है। अगली इसकी बाधा है महिलाओं की असमानता। तो देखिए महिलाओं की असमानता भी इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। हम देखते हैं कि आज भी महिलाओं को वीकर सेक्स के रूप में जाना जाता है और पुरुष के साथ स्त्रियों को जो है कदम से कदम मिलाकर चलने पर भी आज हमारा समाज जो है देखते हैं किस प्रकार से हमारे समाज में ये रूढ़िवादिता हमें दिखाई देती है। तो ये भी क्या है, इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है कि स्त्री पुरुष समानता जो होनी चाहिए वो नहीं मिलती और ये भी इसके मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। अगली जो इसकी समस्या है वो है बेरोजगारी। तो देखिए बेरोजगारी जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है और वर्तमान में ये समस्या बहुत ही बढ़ती जा रही है और इस समस्या के कारण लोकतंत्र जो है गर्त में गिरता जा रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वर्तमान में
बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है। तो इस प्रकार हमने लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं देखी, किस प्रकार से जो ये बाधाएं हैं लोकतंत्र के मार्ग को जो है अवरुद्ध करती हैं और इस प्रकार जो लोकतंत्र जो है सफलतापूर्वक संचालन जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के मार्ग में इन आने वाली बाधाएं, ये आने वाली जो बाधाएं हैं लोकतंत्र के सामने चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां लोकतंत्र को जो है सफलतापूर्वक संचालन करने में जो है इसे किस प्रकार जो है नहीं करने दे पाती है।